नो सर, देखते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बताता हूँ, एक आसान अल्फाज में बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा समझ लें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, हर किसी का अपना अपना रोल होता है। ठीक है। जैसे आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो हर किसी के पास सारी अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है। पास पूरे तौर पे अथॉरिटी नहीं दी जाती। अब एक बॉस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके पास क्या है, उसके पास हर तरह की अथॉरिटी। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कर सकता है, किसी को ऐड कर सकता है, किसी को निकाल सकता है। ठीक है। किसी को भी सेटिंग्स चेंज कर सकता है पूरे ऑफिस की, कोई रूम किसी को शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। उसका क्या होता है, उसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल होता है। पर उसी के दूसरी साइड पे अगर हम मैनेजर की बात करें तो मैनेजर का रोल क्या होता है, उससे कम। उसके बाद एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय का रोल क्या होता है, उससे कम। ठीक है। उसके बाद आपकी हायरार्की इसी तरह चलती रहती है कि आपके पास जो जो डेजिग्नेशन होता है उसके हिसाब से उसकी क्या होती है, अथॉरिटी होती है। जैसे अगर मैं कॉलेज की बात कर लूँ तो कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है। कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। फिर कुछ टीचर्स होते हैं, फिर कुछ एडमिन स्टाफ है। उसके बाद क्या होता है, आपका वर्किंग स्टाफ है, जैसे कि आपके पीएन्स वगैरह और ऑफिस बॉय टाइप जो आ जाते हैं। ठीक है। तो आपकी क्या चल रही होती है कि हायरार्की चल रही होती है कि किस तरह से किसकी अथॉरिटी क्या है। अब एक पीएन जो है, क्या उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करके और वो जो कानून है वो पूरे कॉलेज में लागू करवा सके? क्या पीएन की अथॉरिटी होती है? नहीं सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं होती। ठीक है। वो क्या करवा सकता है, उसको जो काम असाइन किया जाता है वो उतना ही काम करवा सकता है। जी। अच्छा, अब इसके अलावा मैनेजर की क्या होती है कि अगर वो कोई चीज़ सबमिट करवाना चाहे या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो क्या कर सकता है, वो पूरे डिपार्टमेंट में कोई भी डिसीजन ले लेता है। ठीक है। उसकी अथॉरिटी कहाँ तक होती है, पूरे डिपार्टमेंट तक। एचओडी क्या कर सकता है, वो पूरे डिपार्टमेंट में अगर कोई चीज़ चेंज करवाना चाहता है, कोई इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है, वो करवा सकता है। हाँ, वो पूरे कॉलेज में वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता। जब पूरे कॉलेज की बात होती है तो फिर बात कहाँ पे चली जाती है, एक प्रिंसिपल के पास चली जाती है। ठीक है। तो अगर हम यही चीज़ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे लागू करने लगे, वहाँ पे अप्लाई करने लगे, तो हमें क्या पता लगेगा कि हमारे पास इसी तरह से रोल्स डिफाइन है। ठीक है। हमारे पास क्या होता है, इसी तरह से रोल्स डिफाइन है। एक मिनट में दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, अरसलान हैदर आपकी अटेंडेंस जी मैंने मार्क कर दी थी। जी। जी, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, उस वजह से मेरी आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं है। शायद ये वजह है। यहाँ पे इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा, इस वजह से। तो वो थोड़ा सा फिर आप लोगों को ना ये चीज़। एक मिनट रुकिएगा सिर्फ।
जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जी यहाँ पे आपको ये स्क्रीन शो हो रही है? जी स्क्रीन में ये बताइएगा कि किस किस को शो हो रही है। जी अब बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है सबको? नो सर। जी सर हो जी गई है। जी आपको ये कोई अब हो रही है शो? क्लियर नहीं है। ये सर अब हो रही है। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास जो रोल्स हैं ना सारे, अब मैं एज अ एडमिन हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में जाता हूँ ना, ठीक है, तो मैं क्या कह देता हूँ, वो कहता है कि आप एडमिन हो। ठीक है, यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि मैं हूँ एडमिन। ठीक है, ऑल यूजर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए एक ही बंदा है जो कि एडमिन है, उसका रोल क्या एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा कितने रोल्स हैं, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर। जी ठीक है। अच्छा जी अच्छा अब एडमिन का क्या रोल है, एडमिन वही है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस। ठीक है, अब ये मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरा जो वर्डप्रेस है ये मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं एडमिन हूँ, मैं इसका बॉस हूँ। मैं कोई पोस्ट ऐड कर सकता हूँ, मैं मीडिया ऐड कर सकता हूँ, मैं पेज ऐड कर सकता हूँ, मैं कमेंट ऐड कर सकता हूँ, मैं थीम चेंज कर सकता हूँ, मैं प्लगइन ऐड कर सकता हूँ, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ इसका एडमिन हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, यानी कि मैं बॉस हूँ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन से हो जाते हैं, एडिटर है, ऑथर है, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। अगर सिर्फ मैं सब्सक्राइबर की बात कर लूँ पहले, तो सब्सक्राइबर वो है जो हमारी वेबसाइट का एक आम विजिटर है, एक आम यूज़र है। उसने क्या कर लिया, उसका रोल अगर मैं एज ए सब्सक्राइबर डिफाइन कर लेता हूँ, तो वो सिर्फ अपनी प्रोफाइल देख सकता है, कमेंट वगैरह। ये है कि वो अपने एंड से, जैसे ब्लॉग पे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो करवा सकता है, अपनी प्रोफाइल मैनेज कर उसके अलावा बहुत कट रही है। नहीं। जी आवाज़ कैसी है मेरी? उस्मान आवाज़ क्लियर से आ रही है? आवाज़ ठीक जा रही है आपकी? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। जी बीच आवाज़ में ड्रॉप हो जाती है। ये बात। जी कुछ बेहतर हुई आवाज़? जी सही है, बेहतर हो जाती है, कभी कभी ड्रॉप हो जाती है, जब होगी जी आपको बता दें। जी जैसे ही ड्रॉप हुई ना, तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बता देना है कि आवाज़ जो है ना वो सर्च कर ड्रॉप। ठीक है। अच्छा स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर आ रही है नजर। जी स्क्रीन क्लियर है सब लोगों को? नहीं सर, वो आगे ब्लैक ब्लैक, अब ठीक है। जी नज़र आ रही है सबको? सर मेरे बार बार ड्रॉप होगी शो सर। ठीक है। अच्छा अब देखिए, सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइब का सबसे लोएस्ट दर्जा है,
सबसे सब्सक्राइबर कौन होता है? अब मैं अगर आपसे बात पूछूं कि सब्सक्राइबर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कौन है, तो सब्सक्राइबर वो है जिस बंदे ने सब्सक्राइब किया हुआ है। वो क्या कर सकता है, वो आके वीडियो लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है। वो उस बंदे की वीडियो प्राइवेट तो नहीं ना कर सकता, ठीक है। जैसे अब मैं हूँ, मेरे अब आप लोग एक सब्सक्राइबर का रोल रखते हो, मैं आपको लेक्चर शेयर करता हूँ, क्या ऐसा कर सकते हो आप कि आप क्या करो कि वीडियो जाके डिलीट कर दो, वीडियो क्या कर दो, प्राइवेट कर दो? ऐसा कर सकते हो आप? जी नो सर। आप लोग नहीं करवा सकते, ठीक है। आप लोगों का रोल क्या है कि आप उस पर कमेंट कर दोगे, लाइक कर दोगे, उसका लिंक शेयर आगे कर सकते हो, बस। इससे ज़्यादा नहीं आप कुछ कर सकते। मेरा रोल वहाँ पे कुछ डिफरेंट है, आपका क्या है, आपका रोल वहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ कंट्रीब्यूटर। अब कंट्रीब्यूटर क्या होता है, कंट्रीब्यूटर क्या करता है, वो अपनी पोस्ट, अब क्योंकि हम वर्डप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पता है कि वर्डप्रेस कौन सा प्लेटफॉर्म था, एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक ब्लॉगिंग के लिए बना था, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के लिए जब जो वो चीज़ बनती है तो उस पर आपको पता है ब्लॉग में जो पोस्ट की इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि ब्लॉगिंग क्या है, एक मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगिंग ऐसे ही अखबार है जो इंटरनेट पे चल रहा होता है। तो इंटरनेट पे क्या है, आपने उस अखबार में डिफरेंट खबरें डालनी है। तो खबर क्या है, आपकी पोस्ट, कि यहाँ से आप जो जो पोस्ट करोगे वो यहाँ पे, जैसे मैंने उस दिन शाहिद अफरीदी की थी, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। इसी तरह मैं नई पोस्ट कोई और कर देता हूँ, एबी डिविलियर की या कोई भी इस तरह की, तो मैं कोई भी पोस्ट यहाँ से क्या करवा सकता हूँ, ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। अब कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूटर कोई पोस्ट ऐड तो करवा सकता है पर उसकी पोस्ट पब्लिश नहीं होगी। कैसे पब्लिश नहीं होगी, जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास शाहिदा अफरीदी है ना, ठीक है। शाहिदा अफरीदी को मैं ओपन करता हूँ और मैं इसे क्या करवा देता हूँ, पब्लिश। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने शाहिदा अफरीदी को पब्लिश करवा दिया। अब मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ कि दुनिया को कैसी नज़र आ रही है, तो वो कहता है कि दुनिया को ये पोस्ट इस तरह से नज़र आ रही है, ऐसे शाहिदा अफरीदी, और नीचे ये उसकी डिस्क्रिप्शन जो मैंने थोड़ी सी लिखी हुई। अब कंट्रीब्यूटर क्या करता है, कंट्रीब्यूटर ऐसे पोस्ट तो कर सकता है, ठीक है, वो ऐसे पोस्ट लिख तो सकता है, पर उसके पास ये जो पब्लिश का बटन होता है ना, ये नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि उसको इतना रोल नहीं दिया गया कि वो पोस्ट कर दे, ठीक है। कंट्रीब्यूटर को इतना रोल नहीं दिया गया कि वो क्या कर ले, वो पोस्ट पब्लिश भी कर सके। हाँ, वो लिख ज़रूर सकता है, उसमें मॉडिफाई कर सकता है, पर वो उस चीज़ को पब्लिश नहीं कर, ठीक है। उसके बाद रोल आ जाता है आपके पास ऑथर का। ऑथर क्या कर सकता है, ऑथर चीज़ों को लिख भी सकता है और पब्लिश भी कर सकता है। जैसे अब मैंने आपको दिखाई ना पोस्ट शाहिद अफरीदी वाली, तो ऑथर क्या कर सकता है, अपनी पोस्ट लिख भी सकता है और अपनी पोस्ट मैनेज भी कर सकते हैं, यानी कि उसे एडिट भी कर सकता है, उसे पोस्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि हमें क्या पता लगा, सबसे निचला दर्जा सब्सक्राइबर का है, उससे ऊपर कंट्रीब्यूटर का है, उससे ऊपर ऑथर का है। ऑथर का क्या दर्जा दे दिया कि अगर वो चाहे तो वो पोस्ट पब्लिश भी कर दे, और ऑथर की पब्लिश की गई पोस्ट जो है वो क्या होगी, वो दुनिया के सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी इस तरह से, जैसे मैंने पब्लिश किया ना, ठीक है। वो ऑथर यहाँ पे अगर रोल ऑथर होता ना तो तब पब्लिश कर सकता है। जैसे आपको मैं बताऊं, आपने न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, वहाँ पे उन्होंने ऑथर हायर किए हुए होते हैं। ऑथर कभी भी चैनल बंद नहीं करवा सकता, ठीक है। ऑथर ये नहीं करवा सकता कि ये जियो न्यूज़ का लोगो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बदल दूं। ऑथर इतना ही काम करवा सकता है कि पोस्ट पब्लिश कर दे। तो यहाँ पे भी ऑथर का रोल यही है कि वो पोस्ट पब्लिश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं जिक्र करता हूँ जी एडिटर का। अब एडिटर क्या है, इसका रोल ऑथर से ज़्यादा है। ये क्या कर सकता है, अपनी चीज़ें भी पोस्ट पोस्ट कर सकता है, अपनी चीज़ें भी डाल सकता है, प्लस ये दूसरे लोगों की पोस्ट की गई जो चीज़ें हैं उनको भी क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। एडिटर कौन सा होता है, ऑथर से ऊपर, ठीक है। ऑथर से ऊपर आ गया, ये क्या करवा सकता है, ये भी। और दूसरा, ये पेज का ऑप्शन जो होता है ना, पोस्ट को अगर मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूँ तो पेज क्रिएट करने का ऑप्शन भी एडिटर के पास क्या हो जाता है, आ जाता है, ठीक है। अच्छा,
दूसरे यूज़र को भी मैनेज कर लेता है और ये भी। उसके बाद जो सबसे बड़ा जैसे मैंने बात की वो एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, वो अपीयरेंस को भी मैनेज कर सकता है और क्या करवा सकता है, वो प्लगइन्स को भी मैनेज कर सकता है। क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ये टेक्निकल एस्पेक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी वेबसाइट ने नज़र कैसा आना है और प्लगइन हमारी वेबसाइट ने कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो इस तरह से हमारे पास जो रोल्स होते हैं ना ये इस तरह से चल रहे होते हैं। और जो एडमिन है वो किसी को रोल असाइन भी कर सकता है। जैसे मैं एक न्यू यूज़र ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पे करके उसको मैं रोल यहाँ से उसका असाइन कर दूंगा कि नया रोल ऑथर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑथर को मैं ऐड कर सकता हूँ, फिर वो ऑथर क्या करेगा, वो सिर्फ पोस्टेज कर सकता है बस। तो ये हमारे पास वेबसाइट के रोल्स होते हैं कि वर्डप्रेस मैनेज करने के लिए कैसे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे रोल्स क्यों आए। रोल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ गई हमें क्योंकि हमारे पास एक ही बंदा सारे काम नहीं करवा सकता। अब मैंने पोस्ट अगर पोस्ट करवाई है जी, ऑथर क्या है कि अगर पोस्ट कर रहा है तो क्या है कि सिर्फ उसे अपीयरेंस एक दफ़ा सेट करवा दी, फंक्शनैलिटी एक दफ़ा सेट करवा दी, प्लगइन्स ऐड करवा दिए। अब आपका ब्लॉग है, आप क्या करते हो, डेली वहाँ पे पोस्ट अपडेट करते हो। तो उसके लिए आप एक बंदा हायर कर लेते हो जिसे आप ऑथर का रोल असाइन कर देते हो। वो क्या कहता है, डेली एक पोस्ट आके लिखता है, पब्लिश करता है और चला जाता है। आप देख लेते हो कि जी ठीक है, ठीक है। आपने उसे ये इजाज़त नहीं दी हुई कि वो आपकी अपीयरेंस हिला के रख दे, आपकी वेबसाइट की शक्ल सूरत हटा दे। तो जब भी हमने क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करना है ना, तो हमने क्या डिमांड करनी है कि हमें एडमिन का रोल असाइन करो। हमें कौन सा रोल असाइन करो, एडमिन का, एडमिनिस्ट्रेटर बनाओ हमें। या अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो तो अपने क्रेडेंशियल्स हमें दे दो। क्यों, क्योंकि हमारा जो काम होगा वो अपीयरेंस के सेक्शन से होगा, प्लगइन के सेक्शन से होगा और बाकी पोस्ट वगैरह पेज के सेक्शन से भी हमारा काम हो सकता है। तो हमने उसे क्या कहना है, एडमिन का रोल दो। अगर तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस लिमिटेड नज़र आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि यार आपका रोल कुछ हो रहा है, आपने फ़ौरन चेक कर लेना है कि मेरा क्या रोल है। और फिर उसे क्या डिमांड करनी है कि मेरा रोल में तुमने ये अलाउ ही नहीं किया हुआ कि मैं चीज़ों को मैनेज कर सकूँ, तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर यूज़र यही होते हैं कि जो उनका अपना क्रेडेंशियल यूज़ कर रहे होते हैं ना, वही आपको दे देते हैं कि ये लो, करवा लो। या कुछ यूज़र जिन्हें थोड़ी सी सेंस होती है यूज़ करने की, वो एक न्यू एडमिन आपको बना देते हैं और आपको रोल दे देते हैं कि ये लो आप काम करवा लो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ज़रूरी है क्योंकि काम करना तो है, आपको काम करना तो आ गया, पर काम को स्टार्ट कैसे करना है, इनिशिएट कैसे करना है उस चीज़ को, वो नहीं पता। तो वो फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम का बायस बनता है। तो हमें ये चीज़ें भी पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के जो यहाँ तक चीज़ें थी वो आप लोगों को क्लियर हो गई थी कि पोस्ट क्या होती है, कैटेगरी क्या है, टैग क्या होता है। जी कोई मुझे बताएगा कि टैग क्या होता है। जी मुझे कोई बताएगा कि टैग क्या होता है। जी एनीवन। सर टैग बेसिकली कीवर्ड की तरह होता है, मतलब किसी भी पोस्ट के अंदर जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड हमने कोई भी टैग दे देते हैं, उस पोस्ट के रिलेटेड कोई भी लिंक लिख देते हैं, तो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर काम करता है। जो भी कोई मतलब हमारा पैराग्राफ सिस्टम मौजूद हो रहा है, हम उसका क्लिक करके टॉपिक लिखते हैं, 4-5 उसके रिलेटेड हम टैग। जी आके आपने ठीक बताया, पर लास्ट में आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई थी। ठीक है, आपने बताया कि कीवर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक आसान अल्फाज में अगर एक मिसाल बताऊं ना, कि सपोज आपने क्या किया हुआ है, अपना आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल आपने लिखा हुआ है खीर पे। खीर क्या होती है, हमारे पास एक डेजर्ट होती है, एक स्वीट डिश होती है खीर, ठीक है, पाकिस्तानी एक ट्रेडिशनल फूड है। अब क्या कह रहे, अगर कोई यूज़र ये लिखे कि स्वीट डिशेस को वो सर्च कर रहा हो तो हमारा आर्टिकल जो खीर पे बेस कर रहा है वो उसके सामने आ जाए। हालांकि हमारे आर्टिकल का टाइटल तो क्या था, खीर था, पर वो वहाँ पे कैसे शो हो गया, क्यों, क्योंकि वो जो ढूंढना चाह रहा है ना, जो उसकी इंटेंशन है, वो कोई स्वीट डिश ढूंढना चाह रहा है, कुछ डेजर्ट ढूंढना चाह रहा है। इसी तरह अगर यूज़र डेजर्ट लिखता है तो हमारी जो खीर वाली पोस्ट है वो उसके सामने आ जाए। इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास वो यूज़र क्लियर नहीं है आंसर करने के लिए,
जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती, आप क्या कर देते हो, वैसे ही कुछ ना कुछ लिख देते हो, ठीक है। वैसे ही आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ लिख देते हो गूगल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। गूगल क्या करता है, आपको फिर भी रिजल्ट शो करवा देता है। तो गूगल उन्हीं टैग्स की बेस पे रिजल्ट शो करवा रहा होता है, उन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे रिजल्ट शो करवा रहा होता है जो यूज़र ने या तो टैग में दिए हों, या उसने क्या किया हो, या उसने पोस्ट में लिखे हों। जैसे अब आप खीर के बारे में लिख रहे हो, तो आप शुरू में ये इंट्रो तो दोगे ना कि खीर क्या होती है, थोड़ी सी हिस्ट्री तो बताओगे, उसके बाद आप उसको ये बताओगे कि इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और क्या रेसिपी है इसकी, ठीक है। आपकी पोस्ट शुरू होगी, आप कहोगे कि खीर पाकिस्तानी डिश है, पाकिस्तान में बनाई जाती है, और ये एज अ डेजर्ट सर्व की जाती है, एज अ स्वीट डिश सर्व की जाती है, ये इसमें इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये हैं, ये काफ़ी हेल्दी है, ये ऐसे करके आपने बता दिया। उसके बाद आप एक हेडिंग दे देते हो इंग्रेडिएंट्स की। इंग्रेडिएंट्स में फिर आप बताने लग जाते हो कि ये चीज़ चाहिए। उसके बाद आप एक हेडिंग देते हो रेसिपी की। रेसिपी में आप बताने लग जाते हो कि पहले दूध डालना है, फिर चावल डालने हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, आपका पूरी एक पोस्ट है ना, पर वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मबनी है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो टैग इस तरह से एक्ट कर रहे होता है कि अगर एक इंसान अपनी इंफॉर्मेशन में क्लियर नहीं है, ठीक है, हाँ वो स्वीट डिश जनरल ढूंढना चाह रहा है, तो क्या करेगा, आपकी पोस्ट खीर वाली भी सामने आ जाएगी। हो सकता है क्या हो जाए, किसी की कोई स्वीट की और जो है अगर किसी ने पोस्ट की हुई है तो वो भी उसके सामने आ जाए। जैसे किसी ने अगर गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की हुई है तो वो भी उसके सामने आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें जो हैं वो जो सर्च इंजन भी है वो इस तरह से जो काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ तक हमारी ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई थी। हमारा एक पोर्शन जो है वो सेटिंग वाला जो था वो रह गया था, ठीक है। सेटिंग का जो पोर्शन था वो रह गया था। अब सेटिंग में जो कुछ चीज़ें हैं वो हमें बाकी जो सारी चीज़ें पड़ी हैं उनसे रिलेटेड है। कुछ पोस्ट से रिलेटेड है, कुछ मीडिया से, कुछ पेज से, कुछ कमेंट से, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ें किससे एसोसिएटेड है, इनकी। जैसे हम कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में सेटिंग करते हैं, तो सेटिंग क्या होती है, किस चीज़ से एसोसिएटेड होती है जी। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी, सबके पास इशू आ रहा है ये ब्लैंक स्क्रीन वाला, कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। जी सर, ब्लैक तो ये इशू आ रहा है। सर ब्लैक ही है। चलिए मैं थोड़ा सा ना आराम आराम से, अब ये देखिए मैं सेटिंग के इस एडमिन मेन्यू में, ये एडमिन की जो सेटिंग थी, ठीक है, ये मेन्यू था, यहाँ पे मैं सेटिंग्स में आ गया हूँ। यहाँ तक सबको पता लग गया कि मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम? यस जी सर। सर। जी सर। अच्छा, अब ये सेटिंग है ना, इसके अंदर डिफरेंट सब मेन्यूज है। जनरल, राइटिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स, ठीक है, प्राइवेसी वगैरह। अब जनरल से हमें जाहिर है कि हम अपने साइट का जो टाइटल रखा था वो चेंज कर सकते हैं, जो टैग लाइन हमने दी थी वो हम मिटा सकते हैं, ठीक है। उसका जो यूआरएल है जहाँ पे वर्डप्रेस का इंस्टॉल है, वो एड्रेस हम बता सकते हैं कि कहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है हमने, ठीक है। वर्डप्रेस का एड्रेस है और साइट का एड्रेस है, ठीक है। अब हमारे दोनों सेम क्यों हैं? क्योंकि जहाँ पे हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है वही हमारी साइट का भी एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा ईमेल आ जाता है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का ईमेल, जैसे जो मैंने लॉगिन करते टाइम जो चीज़ सेट की थी वो मेरे पास यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप। अब मैंने मेंबरशिप क्या कहा कि कोई भी मेरे ब्लॉग पे आकर रजिस्टर हो सकता है, एनीवन कैन रजिस्टर। और उसका जो डिफ़ॉल्ट रोल होगा कि जो बंदा रजिस्टर होता है वो कौन होगा, वो सब्सक्राइबर रहेगा। क्योंकि सब्सक्राइबर रजिस्टर कर ले, सब्सक्राइबर कमेंट कर सकता है, वो अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकता है, दैट्स इट। तो मैं इतना किसी को इजाज़त दे सकता हूँ कि वो क्या करे, अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर ले और क्या कर ले, कमेंट वगैरह कर दे, चीज़ें देख ले, क्योंकि वो एक रेगुलर विजिटर है मेरी वेबसाइट का, ठीक है। उसके अलावा साइट लैंग्वेज है, टाइम जोन है, डेट का फॉर्मेट है, टाइम का फॉर्मेट है, और वीक की इंफॉर्मेशन है कि वीक मेरा मंडे से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये जेनेरिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी आपकी साइट के हिसाब से, कि साइट के बारे में ये जनरल चीज़ें थी।
तो जो भी चीज़ें आप यहाँ पे तब्दील करते हैं उसके बाद हमारा सेव चेंजेस करना ज़रूरी है कि जो जो चेंजेस आपने किए हैं कि वो सेव हो जाएं। ठीक है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो जो जो तब्दीलियाँ आपने की होंगी वो सेव नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है राइटिंग वाला पोर्शन। जी सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ये आ रही है सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है राइटिंग वाला पोर्शन। अब राइटिंग में क्या चीज़ है, एक तो रीडर्स हैं और कुछ है राइटर्स। रीडर के एंड पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जी, वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस ये है कि साइट आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है और अगर आप उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर रहे हो तो वो वाला एड्रेस कौन सा है। ठीक है, यूजुअली ये चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर आपकी होस्टिंग पे भी इंस्टॉल है ना तो आप बताते हो कि ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे ये चीज़ सेव है। ठीक है, ये चीज़ सेम होती है। अगर किसी बार उसमें कन्फ्लिक्ट आए तो हम इसे तब्दील करवा सकते हैं, पर ये क्या होती है, ये जो दोनों इन्फॉर्मेशन होती हैं यहाँ पे जो एड्रेस आ रहा होता है ये सेम आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग की सेटिंग की। अब राइटिंग क्या है, पोस्ट लिखना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, कि अगर कोई बंदा पोस्ट करता है तो डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ होती है जो पहले से तयशुदा होती है। ठीक है, पहले से तयशुदा होती है। जैसे अब आप एक ख़ानदान में पैदा होते हैं तो उस ख़ानदान का जो टाइटल आपके साथ लग रहा होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप एक मुग़ल घराने में पैदा हो गए, आप पैदा हो के ये नहीं कह सकते कि मैं तो मुग़ल हूँ ही नहीं, मैं तो राजपूत हूँ। ठीक है, या मैं कोई और कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो वो चीज़ आपकी डिफ़ॉल्ट है। तो वो लेबल आपके साथ लगना ही लगना है। जैसे अगर आप एक सैयद घराने में पैदा हो गए हैं तो जब आप पैदा होते हैं तो आपके नाम के साथ सैयद लग जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट जो पहले से तयशुदा है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कैटेगरी पहले से तयशुदा कौन सी है, वो कहता है अनकैटेगराइज्ड। अगर तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज आपने ऐड की हुई हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ठीक है, बैडमिंटन है, तो आप अगर कह दो कि कोई भी नई पोस्ट आए तो वो किस डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में चली जाए, तो हम यहाँ पे वो चीज़ को सेटल कर सकते हैं। पर अभी चूँकि हमने सिर्फ एक ही कैटेगरी ऐड की हुई है जो कि अनकैटेगराइज्ड है, तो सिर्फ हम इस चीज़ को क्या करवा सकते हैं, इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या है कि जो आप पोस्ट पब्लिश करोगे, जो आप पोस्ट दुनिया के सामने दिखाओगे वो किस तरह से नज़र आनी है। जी एक मिनट सर दीजिएगा, एक मिनट। जी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के पास, सबके पास? सर हो रही है। जी अच्छा, यस सर। उसके बाद आ जाता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। ये जो पोस्ट का फॉर्मेट है ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये हमारी थीम पे डिपेंड कर रहा होता है। अब थीम क्या करती है, थीम ये बताती है कि जो पोस्ट आएगी नहीं ये किस तरह से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब हमारे पास फेसबुक पे पोस्ट होती है, ऊपर टेक्स्ट आ जाता है, नीचे सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, ऐसे ही होता है ना। फेसबुक की जो पोस्ट होती है ऊपर टेक्स्ट आ जाता है और नीचे क्या आ जाती हैं, सारी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी सर। ऐसा यस होता है सर। ना। जी, तो ये उस चीज़ का फॉर्मेट है, उस चीज़ की ओरिएंटेशन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे शो होनी है। ये चीज़ हम यहाँ से भी सेटल कर सकते हैं कि किस तरह से आए, पर रिकमेंडेड क्या होता है कि यहाँ से इसे स्टैंडर्ड रखा जाए और जो थीम ऑप्शंस ला रही होती है थीम अपने ऑप्शंस के हिसाब से चीज़ को शो करवाए। क्यों? क्योंकि थीम जैसे अगर हम जो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम ज़्यादा प्रीमियम थीम इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीमियम थीम जो अपने साथ पोस्ट का फॉर्मेट लेके आती है ना, वो इतना कोई अच्छा होता है कि हमें वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं ये तो डिफ़ॉल्ट हैं। हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी होती हैं, हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी बीच में डालनी होती हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें,
हम क्या करते हैं, एक थीम पे चीज़ें चला देते हैं, थीम इंस्टॉल करते हैं, थीम पेज की सेटिंग्स ले आता है, थीम पोस्ट की सेटिंग्स ले आता है अपने साथ। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है उसको। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन है पोस्ट वाया ईमेल। ये यहाँ पे ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये पोस्ट वाया ईमेल है, कि अगर आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करवा रहे और आपने क्या करना है, आपने कोई पोस्ट पब्लिश करनी है, तो हमारे पास वर्डप्रेस ये भी इजाज़त देता है कि ईमेल की मदद से आप पोस्ट सबमिट कर दें। इन सेटिंग्स का मैं जिक्र अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी कि मेल सर्वर क्या होता है, ठीक है। हम अपनी मेल जब सेट करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम ये काम करवा सकते हैं। पर ये जो ऑप्शन है इसकी रेयरली हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारे ऑप्शन हमारे पास वर्डप्रेस में नज़र आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन एक ब्लॉगर को नज़र में रखते हुए बनाए गए हैं, एक ब्लॉग को नज़र रखते हुए बनाए गए हैं, इसीलिए ये सारे ऑप्शन हैं। पर अगर हम ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हम इन ऑप्शंस को निगलेक्ट ही कर देंगे, हम इन ऑप्शन की तरफ आएंगे ही नहीं, ठीक है। पर हमें ये पता है कि अगर हम ईमेल के ज़रिए पोस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि कल को आपको बायर आके कुछ तरह की मैसेज करता है कि मेरा कोई ईमेल सेटअप कर दो कि मैं उस ईमेल से जो भी चीज़ भेजूँ तो वो मेरी वेबसाइट पे पोस्ट हो जाए, तो आपको पता है कि ये काम हो सकता है, ठीक है। आपको ये आइडिया है कि ये वर्डप्रेस हमें इजाज़त देती है ये काम करने की। हम इस काम के लिए प्लगइन भी ऐड करवा सकते हैं और डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस भी ये चीज़ इजाज़त देती है। पर उसके अलावा अगर हम कोई प्लगइन चाहें तो वो भी अवेलेबल हैं जो कि हम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो राइटिंग की डिस्कशन होगी कि क्या चीज़ पोस्ट होगी, कैसे जाएगी। अब हो जाएगी रीडिंग की बात, कि जो रीडर हमारे पास आता है ये उस हिसाब से सेटिंग है, रीडिंग के हिसाब से। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है कि होम पेज का डिस्प्ले, कि हमारे होम पेज का जो डिस्प्ले है वो कैसा हो। वो कहता है योर लेटेस्ट पोस्ट या स्टैटिक। मुझे ये बताएं स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। जी मुझे वो है ना बताइएगा। जिसकी पोजीशन में चेंजिंग ना है, और डायनामिक वो है जो अपने आप को चेंज करता रहे द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ठीक कि है, अगर एक पेज की बात करें तो ठीक है, वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। पोस्ट की बात की जाए तो वो हम ज्यादातर डायनामिक ही बनाते हैं क्योंकि उसमें चेंजिंग्स होती हैं, कमेंट्स आ रहे होते हैं, ये चीज़ है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया हमारा आपने। स्टैटिक वो चीज़ है जो कि मुतहर्रिक रह रही है, जो एक जगह पे फिक्स कर दी हमने एक टाइम पे, नहीं हो सकती, डायनामिक चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। हेरा मरियम आपने ठीक बताया। अब वो कहता है कि जो तुम्हारा होम पेज है, होम पेज कौन सा होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल लिखो, ठीक है। अब देखें, जैसे ही मैंने वेबसाइट का यूआरएल लिखा, कल तक क्या आ रहा था, यहाँ पे हेलो वर्ड ऊपर आ रहा था, ऐसा ही हुआ था कि नहीं। अभी सुबह ही मैंने ऑन की तो हेलो वर्ड ऊपर आ रहा था, ऐसा हो रहा था कि नहीं। ये वाला हेलो वर्ड ऊपर शो हो रहा था, पर अब शाहिद अफरीदी ऊपर शो हो रहा है। क्या आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की थी। जी आप लोग करते हैं नोटिस या नहीं है, मैं ही करता रहता हूँ कि क्या तब्दीली हो रही है। जी सर ले मैंने। अच्छा जी, आप लोग चेंजेस नोटिस करते हैं या मैं ही देखता रहता हूँ कि ये तब्दीली हुई है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने वेबसाइट को लोड किया था तो हेलो वर्ड सबसे ऊपर शो हो रहा था ऊपर, पर अब शाहिद अफरीदी ऊपर शो हो रहा है, ये क्या बात है? जी ले। सर वो आपने पब्लिश किया था। पब्लिश मैंने किया है, पर मैं ये पहले इसकी तो कंफर्मेशन कर दें कि हाँ सर पहले हेलो ऊपर शो हो रहा था, अब शाहिद अफरीदी ऊपर शो हो रहा है, यस सर, पहले हेलो वर्ड शो हो रहा ठीक है। अब ये चीज़ ऊपर क्यों आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैं आता हूँ ना जब वापस, यहाँ पे वो कहते हैं योर लेटेस्ट पोस्ट, कि जो नई पोस्ट होगी ना, जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो होम पेज पे शो हो जाए। तो वही काम हुआ नहीं, ये मेरा होम पेज है, ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। वो कहता है होम पेज पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट। तो लेटेस्ट पोस्ट ही शो हो नहीं रही, शाहिद अफरीदी। हेलो वर्ड पुरानी पोस्ट है, शाहिद अफरीदी नई पोस्ट है। अगर मैं एक नई और पोस्ट कर दूँ वो इसके शाहिद अफरीदी के भी ऊपर आ जाएगी। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि हम होम पेज पे क्या करते हैं, लेटेस्ट पोस्ट शो करवा दें। और दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास,
कि हम कोई स्टैटिक पेज डिफाइन कर दें। जैसे कि मैं स्टैटिक पेज ओपन करता हूँ ना, ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक पेज ऐसा कौन सा पेज होता है, जैसे अब मैंने एक होम पेज बना लिया अपना, यहाँ पे मैंने एक नया पेज क्रिएट करवा दिया, उसे मैंने कह दिया होम, उस पर मैंने अपनी होम की सारी इन्फॉर्मेशन रख दी। मैं कहता हूँ जब भी कोई नया यूज़र आए तो वो मेरे सैम्पल पेज पे आ जाए। इससे करके मैं सेव चेंजेस करवा देता हूँ। ठीक है, इसे करके मैंने सेव चेंजेस करवा दी, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखें उसी पेज पे मेरे पास देखिए पोस्ट गायब हो गई, हुई है गायब के नहीं? जी सारी पोस्ट गायब हो गई ना, दोनों हेलो वर्ल्ड वाली और शायद अफरीदी वाली। जी सर। जी आगे से मुझे रिप्लाई भी किया करें, मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर सो गए हैं। जी अच्छा चलें, जी एक होगी एक सर। एक मिनट रुकिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ, सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। मैं यार क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा आ रही है। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे से सेटिंग चेंज की। अब मैं दोबारा योर लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ और सेव चेंजेस के आ देता हूँ। अब मैं इसे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें शायद अफरीदी वाला पेज आ गया। जी अबू ज़र। जी आपके एंड से भी थोड़ा सा इशू है, बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। यस। जी आप अपने एंड से भी थोड़ा सा इंटरनेट चेक करें ना, मेरा तो इंटरनेट मैंने थोड़ा सा पहले से बेहतर किया है। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ से ये जो चेंजेस हैं, अब मेरे पास स्टैटिक पेज क्या देता हूँ। अब स्टैटिक पेज मेरे पास दो ही हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल। अभी मैं यहाँ से कोई नया पेज ऐड कर दूंगा ना, वो भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर एक नया पेज ऐड कर दूंगा, वो भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक होम पेज अलग से बना लेते हैं जहाँ पे नया जी
अपना माइक जो है वो काइंडली म्यूट रखें, अपने एंड से इश्यूज पहले रिजॉल्व किया करें, फिर बताया करें कि मसला अभी भी आ रहा है। अच्छा, अब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे होम पेज। अब देखें, जब मुझे एक होम पेज सेट करना पड़ेगा ना, तो मैं पोस्ट पेज भी एक बना दूंगा। जैसे हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट में एक ब्लॉग का सेक्शन होता है ना, ऐसे ब्लॉग का सेक्शन। तो वो क्या होता है कि वो वेबसाइट बेशक होम पेज उसका कुछ और होता है, पर ब्लॉग के पेज पे क्या करवा देते हैं, यहाँ पे ब्लॉग का पेज सेट करवा देते हैं कि जो सारी पोस्ट आती जाए ना, वो किस पेज पे जाती रहे, वो ब्लॉग के पेज पे। अभी चूंकि हमने कोई ब्लॉग का पेज क्रिएट ही नहीं करवाया, वो हम यहाँ से सेटल नहीं करवा सकते। पर यहाँ से मैंने सैम्पल पेज सेट करवा के इसे सेव चेंजेस कह दी। अब देखिएगा कि मेरा ये स्टैटिक पेज सेट हो गया सैम्पल, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। पर जो लेटेस्ट पोस्ट अगर मैं रखता तो वो बार बार क्या होता रहता, तब्दील होता रहता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन है कि ब्लॉग पेज कितनी पोस्ट शो करे। 10 ब्लॉग पेज जो आप सेट कर रहे हैं ना, वो 10 पोस्ट शो करे, उससे ज़्यादा के लिए वो क्या कहे कि नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। अच्छा, सिंडिकेशन फीड। अब ये सिंडिकेशन फीड्स का किसी को पता है क्या होती है? सिंडिकेशन फीड्स, जी, आरएसएस फीड का नाम सुना है किसी ने? आरएसएस फीड, जी। सुना हुआ है, अब याद नहीं है कि कहाँ पे सुना है। जी ठीक है, हम आज किसी के जहन में कोई आरएसएस फीड के नाम से कभी कोई लफ्ज सुना हो, कभी ऑटो ब्लॉगिंग के नाम से कोई लफ्ज सुना है कभी? ऑटो ब्लॉगिंग, ऑटो ब्लॉगिंग एक तो होती है ब्लॉगिंग, ये होती है ऑटो ब्लॉगिंग। ऑटो ब्लॉगिंग से क्या मतलब समझ में आता है? ऑटो ब्लॉगिंग से ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटोमेटिक, ऑटो। सर खुद ब जब खुद हो जाना चीज। एक दफा फंक्शनैलिटी लगा दी जाए तो वो खुद ही वो काम करे। ठीक है, और ब्लॉगिंग क्या हो गया फिर? ब्लॉग कि ब्लॉगिंग, ऐसा ब्लॉग जो खुद ऑटो ही चल ब्लॉग रहा का मतलब ये हुआ जो खुद ही ब्लॉग लिखा है, जाए। खुद ही। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ठीक है। यही हुआ ना इसका मतलब, कि खुद ही ब्लॉग के खुद कार, ठीक है, खुद ब खुद। ऑटो ब्लॉगिंग हम ऐसे कह रहे होते हैं जैसे बड़ी वेबसाइट हैं, CNN है, ठीक है, क्रिकबज़ है, ये कुछ वेबसाइट ऐसी बड़ी बड़ी हैं, ये अलाउ करती हैं कि आप उनकी जो पोस्ट है ना, अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दो। अब आप क्या सोचोगे, आप कहोगे कि सर ये तो कॉपीराइट के ज़ुमरे में नहीं चली जाएगी बात? बिल्कुल चली जाएगी, पर उन्होंने खुद इजाज़त दी हुई है। उन्होंने आरएसएस फीड की खुद इजाज़त दी हुई है। एक फिक्स ही हो गई है। अच्छा, आरएसएस फीड ऐसे है कि उन्होंने बड़ी बड़ी जो ब्रांड ब्लॉग्स हैं ना, बड़े ब्लैक जैसे CNN हो गया, बड़े जैसे डॉन चल रहा, पता नहीं डॉन ने दी हुई है कि नहीं, पर CNN ने शायद दी हुई है। इसी तरह की क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट है, हेल्थ की बड़ी वेबसाइट है, वो इजाज़त देती हैं कि आप उनके आर्टिकल अपनी वेबसाइट में पब्लिश करवा दो। अब ये एथिकली बात आपको लग रही होगी कि सर ये तो कॉपीराइटिंग का इशू आ जाएगा, पर वो खुद इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, ठीक है, खुद इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, और वो क्या ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि उन्हें एक बैक लिंक मिल जाता है, उन्हें एक और लिंक मिल जाता है, और उनकी वेबसाइट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जी हमाद। सर यही पूछना था, मैं ना जब आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो उनके ऊपर एक राइट साइड पे बटन होता है RSS फीड का। तो सर वो मतलब कि इस पे डायरेक्टली वो कॉपी करके तो उनको चला लेते हैं या अमेंडमेंट करता है जो उनके पोस्ट्स होती है, ब्लॉग्स होते हैं? हम उसे ना एक दफ़ा एडजस्ट करवा देते हैं, अपने प्लगइन्स होते हैं, पेड प्रीमियम प्लगइन्स हैं, ठीक है। वो प्लगइन क्या करेगा, उसमें हमने एक दफ़ा सेटिंग्स कर दी कि CNN से डाटा उठाना है और हमारी वेबसाइट पे पब्लिश करते जाना है। तो जब जब वो वहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो पोस्ट फैच होगी और हमारे पास पब्लिश होगी।
मेरी आवाज कम है जी? कम है मेरी आवाज या क्लियर है सबको? वो सर डिस्टॉर्ट हो जाती है बीच में, जैसे पहले इशू था। अच्छा अच्छा। तो क्या करते हैं, वो खुद इजाज़त देते हैं कि आप वहाँ से लो और पब्लिश कर दो। पर अगर जब वो उनकी वहाँ से पोस्ट आ रही होती है ना, तो नीचे उनका क्रेडिट भी मेंशन होता है। ठीक है, कि ये पोस्ट CNN ने की हुई है, ये उनका क्रेडिट जाता है। अगर आप क्रेडिट चोरी करके करोगे ना, तो वो चीज़ कॉपी राइटिंग में आ जाती है। पर अगर आप किसी चीज़ बंदे को क्रेडिट दे देते हो, जैसे मैं अपने पेज पे लगा दूं कि हमाद ने ये आर्टिकल लिखा है, और हमाद की वेबसाइट का लिंक भी दे दूं नीचे, तो हमाद तो खुश होगा ना कि इसने मुझे मजीद पब्लिक किया, मजीद एडवर्टाइज किया। हमाद मेरे से इस बात पे झगड़ने थोड़ी लग जाएगा कि सर आपने मेरी पोस्ट ले ली। पर अगर मैं कहूँगा, हमाद की पोस्ट उठा के अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ और क्रेडिट ले लेता हूँ, कहूँगा कि मैंने लिखी है, तो तब हमाद मेरे पे केस कर सकता है कि सर आपने ये क्यों किया। पर अगर मैंने उसे क्रेडिट दे दिया ना, तो कोई मसला नहीं। तो RSS फीड के बारे में ये ऑप्शन है। अगर हमने ऑटो ब्लॉगिंग पे एक छोटा सा लेक्चर देखा, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लगइन की मदद से हम ये पूरा सेटअप करवा सकते हैं। तो ये है कि अगर वो ऑटो ब्लॉगिंग से अगर कोई चीज़ आ रही है, तो कितनी आइटम्स वो शो करवाए। तो मैं कहता हूँ 10 आइटम्स शो करवाए। ठीक है। तो ये ऑटो ब्लॉगिंग थोड़ा सा आपको पता लग गया आज कि ऑटो ब्लॉगिंग ऐसी ब्लॉगिंग होती है जो खुद ब खुद हो रही होती है। ठीक है। किसी एक बड़ी वेबसाइट से आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट्स में ऑटोमेटिकली आने लग जाते हैं। सर ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन नहीं जा रहा अब, और वो वर्डप्रेस वाला सेक्शन नहीं शो होता। जी अब वो तो मैंने भेजा नहीं था, अब बताएं वर्डप्रेस वाला सेक्शन अब शो हो रहा है? जी वर्डप्रेस पेज ये वाला, ये जो डैशबोर्ड का हिस्सा शो हो रहा है? और यस सर। यस यस सर। अच्छा। अब देखें उसके बाद क्या कहता है कि पूरी फुल टेक्स्ट शो हो या समरी शो हो। उसके बाद नीचे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि योर थीम डिटरमाइंस हाउ कंटेंट इज डिस्प्लेड इन ब्राउज़र। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो थीम है ना, वो इस चीज़ को मेजर करती है, वो इस चीज़ को डिटरमाइन करती है कि पोस्ट ने, पेज ने, मेन्यू ने कौन कौन से ऑप्शन है। इसीलिए तो प्रीमियम थीम पैसे लेती है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन इतने ज़्यादा ले आती है। ठीक है। वो ऑप्शन अपने साथ ज़्यादा ले आती है, काफ़ी ज़्यादा। तो हम इसीलिए प्रीमियम थीम की तलाश में रहेंगे, प्रीमियम थीम की तलाश में रहेंगे, क्योंकि ये जितनी भी सेटिंग्स होती है ना, हम इन्हें इतना ज़्यादा छेड़ नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि ये सारी सेटिंग जो है ना, वो थीम करवा देती है हमारे से। बस यहाँ से ये 2 ऑप्शन छेड़े बस। बाकी ये जो शो मोस्ट पेजेस वाला है, ये सैंक्शन फीड्स वाला है, ये पोस्ट वाला है, ये सारा कुछ जो है ना, ये थीम अपने साथ ऑप्शन ले आती है। तो इसीलिए हमारा ज़्यादा ज़ोर होता है थीम की तरफ। ठीक है। क्योंकि जो थीम है ना, अब वो पैसे इसी चीज़ के लेते हैं क्योंकि अपने वो वैरायटी उन्होंने बढ़ाई होती है। जो चीज़ हम ऑप्शन सोचते हैं ना, थीम ने वो दिया होता है। पॉसिबिलिटी है प्रीमियम थीम में भी कोई लिमिटेड ऑप्शंस हो। तो हम जब काम करते हैं ना, तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई अच्छी से अच्छी थीम ढूंढ लें। जैसे अगर रेस्टोरेंट पे अगर कोई ऑर्डर आ रहा है, रेस्टोरेंट का बंदा है, उसने कहा रेस्टोरेंट के टाइप की, तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा, ढूंढने लग जाऊंगा कि मुझे रेस्टोरेंट की बेस की कोई थीम मिल जाए। क्योंकि जो रेस्टोरेंट बेस्ड थीम होगी, वो अपने साथ रेस्टोरेंट वाले ऑप्शंस ले आएगी। जब अपने साथ वो रेस्टोरेंट वाले ऑप्शन ले आएगी, तो मेरा काम आसान हो गया सारा। ठीक है। पर अगर मुझे ऑप्शन खुद से डिक्लेयर करने पड़े, तो वो फिर मेरे लिए हर चीज़ के लिए एक नया प्लगइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली मेरी दौड़ ये होती है कि मैं रेस्टोरेंट बेस्ड एक थीम ढूंढ लूँ, और वो हम ढूंढेंगे। उस और अगर कोई आ जाता है प्लम्बर, तो मैं चाहूँगा प्लम्बर वाली बात हो जाए, कोई प्लम्बर वाली थीम मिल जाए। अगर कोई ई कॉमर्स कहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई थीम ही ई कॉमर्स मिल जाए। पर अगर मैं एक नॉर्मल थीम को ई कॉमर्स बनाने की कोशिश करूँगा, तो वो मेरी काफ़ी एनर्जी ले जाएगा और काफ़ी टाइम ले जाएगा। उसके लिए मुझे छोटे छोटे प्लगइन ढूंढने पड़ेंगे। तो इसीलिए थीम हमें करनी ज़रूरी होती है। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, कि जो थीम होती है, वो अपने साथ अपने एसेंशियल प्लगइन्स भी ले आती है। कि जिस जिस प्लगइन की उसे ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी साथ ले आती है। तो हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन की बात कर लेता हूँ कि सर्च इंजन विजिबिलिटी। सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन पहले तो बताएं क्या होता है, और फिर मुझे ये बताएं सर्च इंजन पे विजिबिलिटी क्या चीज़ है? सर्च इंजन से मुराद ऐसा इंजन जिस पे से हम कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे गूगल है, तो मतलब वो सर्च इंजन ही हमारे पास है। ठीक है। और विजिबिलिटी क्या है?
विजिबिलिटी मतलब उस पे शो करवाना, जाहिर करना। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। कोई और यहाँ पे बताना चाहता हो कि सर्च इंजन क्या होता है और विजिबिलिटी क्या है? सर यही है कि हमने कोई अगर वेबसाइट क्रिएट की है या कोई पेज क्रिएट किया तो उस पे वो सर्च इंजन विजिबल हो, वहाँ से हम कोई भी सर्च करना चाहे सर्च कर सकें शायद, ये मतलब। जी ठीक है आबिद हुसैन, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या है कि हमारा ये जो ब्लॉग हमने बना लिया, अब ब्लॉग हम किस मकसद के लिए बना रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए। और ब्लॉग बना के आप क्या कह देते हो कि सर्च इंजन इसे इंडेक्स ही ना करे, इसे पहचाने ही ना, इसे अपने पास रखे ही ना, तो इस ब्लॉग का क्या फ़ायदा? ये तो वही हिसाब हो गया कि आपने देग पका लिया और घर में ही रख लिया। देग पका के घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे जब तक लोगों के सामने शो नहीं ना करवाएंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लोगों को नहीं पता लगेगा कि आपने देग पकाई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये यही चीज़ है कि आपने अपना ब्लॉग बना लिया, अब दुनिया के सामने भी तो लाएं, गूगल को भी तो दिखाएं कि आपने ब्लॉग बना लिया हेल्थ की निश पे। ठीक है, स्पोर्ट के निश पे आपने अपना ब्लॉग बना लिया, तो ये क्या चीज़ होती है? ये उसको उसके बारे में ये कुछ ऑप्शन है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं देग पका के घर में रख लेता हूँ। इस ऑप्शन को टिक करना ऐसे ही है कि जैसे मैंने देग पका के घर में रख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, मुझे इसे, इसमें भी कुछ कंडीशन है कि कब तक ये चेक रहना चाहिए और कब ये अनचेक हो जाए। वो कहता है कि डिस्करेज कर दो सर्च इंजन को, डिस्करेज कर दो गूगल को कि वो अपने पास कोई, ये हमारी वेबसाइट का क्या नाम है, टेक्निकल मॉर्निंग क्या देता हूँ, वो कहता है कि जो टेक्निकल मॉर्निंग है ना, ठीक है, ये कोई बंदा सर्च करे तो मेरी वेबसाइट ना आए। इस ऑप्शन को टिक करने का मकसद ये है कि अगर कोई बंदा टेक्निकल जो मॉर्निंग सर्च करके इंटर करता है ना, तो यहाँ पे जैसे ये टेक्निकल मॉर्निंग टेक्निकल, तो यहाँ पे वो मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट इन रिजल्ट्स में शो ना करवाओ। ठीक है, ये इसका मतलब है। और उसके नीचे एक बात लिखी हुई है, इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट, कि आप सिर्फ उसके सामने, सर्च इंजन के सामने एक दरख्वास्त कर सकते हो, उसकी मर्जी, अगर वो फिर भी इसे इंडेक्स करवाना चाहता है, फिर भी दुनिया के सामने शो करवाना चाहता है, तो वो करवा देगा। यानी कि देख पका के आप छुपाना चाह रहे हो, पर आपका भाई क्या करता है, पकड़ के बांट देता है। तो ये जो ऑनर है, ये इसकी रिक्वेस्ट का जो मालिक है वो कौन है? सर्च इंजन है। पर डिस्करेज करने से ये होता है कि आप उसमें रेजिस्टेंस डाल देते हो, आप उसमें मज़ामत डाल देते हो, आप कहते हो कि नहीं, नहीं शो करवानी, नहीं शो करवानी। ठीक है, तो जब तक हमारी वेबसाइट मेकिंग फेज़ में रहती है, क्रिएशन फेज़ में रहती है, हम इसे ओके कर देते हैं कि जब तक तो हम वेबसाइट को बना रहे हैं, क्योंकि हम कभी नया पेज बना रहे हैं, नई पोस्ट बना रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ऐसी वेग इन्फॉर्मेशन या ऐसी अनक्लियर इन्फॉर्मेशन हम नहीं चाहते कि गूगल पे शो हो। पर जैसे ही हम अपनी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, हम इसे अनचेक करके सेव कर देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि अभी हमने चावल भिगोए हैं और दुनिया वाले आ गए हैं जी, क्या बन रहा है, बिरयानी बन रही है जी, क्या बन रहा है। ठीक है, चिकन लेके आए हैं तो दुनिया आ गई है जी, चिकन आया, क्या बन रहा है। ठीक है, हाँ, जब बिरयानी फुल क्रिएट हो जाए फिर आप कहो कि आ जाओ आप सारे। ठीक है, तो हमने भी क्या करना होता है, जब तक हमारी वेबसाइट मेकिंग में रहती है, जब तक अंडर प्रोसेस रहती है, हमने ये चेक करके सेव चेंजेस कर देना है। पर जैसे ही हमने उसे लाइव करना है, दुनिया के सामने शो करवाना है, इसे अनचेक करके सेव। फिर आपके नए नए आर्टिकल आ रहे हैं, नए नए पेज आ रहे हैं, नई नई पोस्टेज आ रही हैं, क्योंकि पोस्ट हमेशा सबसे आखिरी काम होता है। पहले डिज़ाइन सेट होगा, उसके बाद ही पोस्ट जाएगी ना। फिर आप जो जो पोस्ट करोगे वो दुनिया के सामने भी जाती रहेगी। इस पॉइंट की समझ आ गई आप सबको? यस सर। यस ठीक है, सर। जी इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होता है कि उसने आपकी चीज़ देखी, जैसे ये वाली वेबसाइट जो थी, उसने ये टेक्निकल मॉर्निंग वाली वेबसाइट देखी, अपनी लाइब्रेरी के अंदर उसने एक नंबर दिया इस चीज़ को और रख दिया, इंडेक्स करवा दिया। अब इंडेक्सिंग का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि अरे में भी इंडेक्सिंग देखी है, 0 1 2 नंबरिंग होती है ना। तो गूगल भी इंडेक्सिंग करता है। गूगल ने देखा कि आबिद हुसैन ने एक आर्टिकल लिखा हेल्थ पे, गूगल ने क्या किया, उसके ऊपर लगा दिया एक लेबल कि 2544, आर्टिकल नंबर 2544, और अपने हेल्थ की कैटेगरी में जो उसने हेल्थ का डब्बा बनाया हुआ उसके अंदर उसने डाल दिया। फिर उसने देखा कि ज़ेबा सुंदस ने एक आर्टिकल लिखा है
फैशन ब्लॉगिंग की कर रही हैं ये, ठीक है, ये आजकल के ट्रेंड पे लिखा है, फिर वो इसे एक लेबल देगा और क्या कर देगा, अपने ऐसे बॉक्स में रख देगा जहाँ पे वो सारे फैशन के आर्टिकल रखता है। तो जब भी कोई फैशन पे सर्च करेगा तो ज़ेबा सुंदस का आर्टिकल दिखा देगा, जब भी कोई हेल्थ पे सर्च करेगा तो आबिद हुसैन का आर्टिकल दिखा देगा। और इसी तरह सारे आप एक एक निश पे काम कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी पे लिख रहा है, एक स्पोर्ट्स पे लिख रहा है, हज़ारों निशेज़ हैं अगर मैं बताने बैठ जाऊँ आज तो, ठीक है। तो जो जो जिस जिस बारे में लिखेगा तो वही चीज़ सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो गूगल भी अपने पास हिसाब रखता है इंडेक्सिंग की सूरत में। तो जब हम एसईओ की बात थोड़ी सी करेंगे, हम कोई प्लगइन देखेंगे एसईओ वाला, तब मैं आपको क्रॉलिंग बताऊंगा, इंडेक्सिंग ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा कि क्या होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपने ये करके हमने सेव चेंजेस कर देने हैं। अगला पोर्शन आ जाता है डिस्कशन का। अब डिस्कशन का ये जो पोर्शन है, इसमें हमारे सारे कमेंट्स वाली ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि डिस्कस क्या हो रहा है हमारी वेबसाइट पे, डिस्कशन बेस्ड सेटिंग है। ब्रेक इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यही आप कहें कि मैं पढ़ा रहा हूँ जिस माहौल में बैठ के आपको ब्रेक भी लेनी है। बस अभी बस थोड़ा सी देर है, मैं लेक्चर एंड कर दूंगा जल्दी। जी समझ आ रही है बात आप लोगों को सबको? यहाँ तक जनरल राइटिंग रीडिंग डिस्क ये समझ आ गई है? यस सर। यस सर। जी। अच्छा, उसके बाद ये जो पहली दो चीज़ें हैं ना, ठीक है, उसमें ये क्या चीज़ है कि अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्ड टू फॉर्म द पोस्ट। ये जो दो ऑप्शन है ना, इसे मैं आपको कहता हूँ कि अभी इसे स्किप कर दें। ये चीज़ चली जाती है बैक लिंक की तरफ कि अगर कोई आपके ब्लॉग को मेंशन करता है तो पिंग बैक और ट्रैक बैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पिंग बैक और ट्रैक बैक को अभी छोड़ दें कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, अलाउ पीपल टू सबमिट, बस मैं एंडिंग सर, ठीक है। अच्छा, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, कि क्या है कि आपका जो नई पोस्ट है उस पर बंदे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो टिक कर दिया कि हाँ कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा क्विकली चलूँगा क्योंकि यहाँ पे हमने वो सरफराज साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दी से आ जाएं बच्चों की, क्योंकि लिस्ट फाइनलाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी क्विकली बताऊँगा, तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कमेंट्स की सेटिंग। ये पोस्ट की सेटिंग थी, ये कमेंट्स की सेटिंग है, ठीक है। वो कहता है कि कमेंट का जो ऑथर है ना, उसने अपना नेम और ईमेल लिखना ज़रूरी है। यानी कि आप आए ना कमेंट करने, तो आपको अपना नाम और ईमेल लिखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई अननोन बंदा, अनोनिमस बंदा आए और करे और चला जाए। ये कहते हैं कि यूज़र को पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, रजिस्टर्ड नहीं भी है फिर भी कमेंट कर दे, खैर है, ठीक है। इसका मतलब है कि इतने दिन के बाद मेरी जो पोस्ट है उस पर कोई बंदा कमेंट ना कर सके। जैसे 15 दिन गुजरते हैं ना मेरी पोस्ट किए हुए, तो क्या हो जाए, कोई भी बंदा कमेंट ही ना कर सके। जैसे यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, मैं इसे 15 कर देता हूँ कि मैंने एक पब्लिश पोस्ट की, पोस्ट में पब्लिश की, आप लोगों के सिर्फ आपके लोगों के पास सिर्फ 15 दिन है उस पर कमेंट करने के लिए। 15 दिन के बाद उसका कमेंट वाला जो डब्बा है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये शो कमेंट्स कुकीज इन द अलाउ कुकीज टू बी सेट, कि वो अपनी कुकीज सेट कर सकता है। कुकीज़ के बारे में अभी बात नहीं करेंगे कि सेशन और कुकीज़ क्या होता है। मैं जब इसके बारे में बताऊंगा कि कुकी कैसे सेव होती है, सेशन कैसे सेव होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी पीएचपी वाली बात है, ठीक है, तो मैं उसके साथ आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अच्छा, इनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट। नेस्टेड कमेंट्स ऐसे ही होते हैं जैसे फेसबुक पे नहीं हो रहे होते, अंदर ही अंदर हायरार्की जा रही होती है, तो ये उसकी इनेबल है। अगर आप नहीं रखना चाहते, आप इसे अनचेक कर दो कि एक कमेंट के अंदर दूसरा रिप्लाई, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर अंदर, वो चीज़ नहीं करना। उसके बाद है ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस 50 टॉप लेवल कमेंट्स पर पेज ऑन द लास्ट। अच्छा, इस ये जो है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ कैसे है कि अगर आपके एक ब्लॉग है उस पर 1000 कमेंट है, ठीक है, 1000 कमेंट हैं, तो जब भी आपकी वो आर्टिकल या जब भी आपकी वो पोस्ट लोड होती है, 1000 के 1000 कमेंट लोड होने लग जाते हैं। और हमें पता है कि कमेंट कहाँ पे सेव होते हैं, कमेंट कहाँ पे सेव होते हैं, कमेंट्स कहाँ पे सेव होते हैं। सर कमेंट्स जो है वो हमारे यूजर जो यूज कर रहा होगा, वो जो कुछ लिखेगा वो डेटाबेस में ही नहीं जाएगा? जी,
डेटाबेस में जाएगा तो कोई बात नहीं, बोल दे डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने कोई किसी क्या चीजें रखने की, यही चीजें तो रखवानी है डेटाबेस में, पोस्ट सर मुझे रखवा दी। लग रहा था गलत हो जाएगा तो फिर बेइज्जती ना हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोल दिया करें। डेटाबेस में जा रहे, अब देखें आप एक इतना बड़ा सामान एक स्टोर में रखते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद आप फिर आप वहाँ पे रखते हैं, फिर उसे निकालते हैं, आपकी कितनी मेहनत लगेगी। तो इससे ये होता है कि लोडिंग का टाइम बढ़ जाता है। तो उससे करने के लिए हम ये ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारा लोडिंग में जो टाइम है वो ना लगे, कमेंट्स कम ही शो हो। ठीक है। हाँ, जब कोई बंदा ज़्यादा रीड करना चाहता है, क्योंकि हर बंदा सारे कमेंट्स पढ़ने नहीं आया, हज़ार के हज़ार कमेंट कौन पढ़ेगा आपकी पोस्ट पे, कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन उसकी बेस पे है। उसके मतलब बाद सर आता है ये ईमेल। जी, लोड करते हुए ब्रेक कर देगा कमेंट्स को? ये उस तरह से उतना ही लोड करेगा जितनी ज़रूरत है, बाकी सारे नहीं ले आएगा। हज़ार है ना, तो ठीक हज़ार के हज़ार अगर लोड होने लग गए तो फिर आपकी एक पोस्ट लोड होने में तो 15 मिनट लग जाएंगे, और 15 मिनट में तो यूज़र भाग जाएगा। तो ये उसकी बेस पे ऑप्शन होता है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसमें क्या है, ईमेल में व्हेनेवर ईमेल मुझे कब कर दो, जब कोई कमेंट आता है या जब कोई कमेंट में मॉडरेशन चाहिए होती है। हमने देखा था कि हम कमेंट्स के ऊपर ऑथराइज होते हैं। यहाँ पे कमेंट जैसे मेरे पास था तो मुझे पता था मैं उसे ट्रैश में डाल सकता हूँ, स्पैम में डाल सकता हूँ, ये वाला मैं इसे नॉट स्पैम कह देता हूँ। ठीक है, ये ऑल में आ जाता है यहाँ पे ये। अब मेरे पास ये इतने ऑप्शंस हैं, तो ये मॉडरेशन ही है ना। मॉडरेशन जब तक रिक्वायर्ड होगी तब तक भी मुझे ईमेल आ जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कमेंट्स अपीयर कब होना चाहिए, मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, कमेंट होता है मस्ट हैव प्रिविलेज। यानी कि अगर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड अच्छा है, जैसे मुझे पता है हमाद जब भी मेरी पोस्ट पे कमेंट करता है ना, अच्छी बात ही लिखता है, कभी भी ना गालियां देता है, ना कोई स्पैमी कमेंट करता है, ना कोई फजूल लिंक्स डालता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक दफ़ा अलाउ कर दूंगा कि अगर मैंने इसका कमेंट एक दफ़ा अलाउ कर दिया ना, तो अगली दफ़ा कभी भी मेरी पोस्ट पे ये चीज़ कर सकता है। ठीक है। ये उसका ऑप्शन है कि अगर एक दफ़ा मैंने हमाद को अलाउ कर दिया ना कि ठीक है आप कमेंट आपका अप्रूव है, तो अगले कमेंट पे इसका कमेंट अप्रूवल के लिए नहीं आएगा, डायरेक्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। और कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, कि मैं ओके कर दूं कि मैनुअली अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्योंकि एक दफ़ा हमाद को मैंने कह दिया, तो फिर अगली दफ़ा भी मुझे उसका मैनुअली करना पड़ेगा। जब तक मैं सारे कमेंट्स देख के नहीं करूँगा तब तक नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद ये कमेंट मॉडरेशन और डिस अलाउड कमेंट कीज़। आपने देखा होगा, सबसे इसकी अच्छी एग्जांपल मैं दूं अगर आपको, तो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आप वर्ड्स बैन कर सकते हो। ठीक है। जैसे आप कोई गाली का वर्ड है या कोई इस तरह से अब्यूजिव वर्ड है, आप क्या कह देते हो कि जब भी कोई चीज़ बंदा वो लिखे ना, बैन हो जाए, वो कमेंट शो ही नहीं हो। तो ऐसा ऑप्शन यूट्यूब भी देता है और हमारा ब्लॉग भी देता है कि अगर हम ऐसा कोई वर्ड बैन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये पढ़ें, व्हेन अ कमेंट कंटेन्स एनी ऑफ दीज वर्ड्स इट्स कंटेंट, ऑथर नेम, यूआरएल नेम, ईमेल। आप आईपी बैन कर दो, आप उसकी ईमेल बैन कर दो कि ये बंदा कमेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या करता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है। तो ये दो ऑप्शन जो है मॉडरेशन बेस्ड है, और ये वाला उस कीज़ को यानी कि जो चीज़ें मैं बता दूंगा ना कि नहीं आनी चाहिए, उस पे क्या होगा कि नहीं आएंगे फिर वो कमेंट, वो ऑटोमेटिकली किस में चले जाएंगे, या तो स्पैम में चले जाएंगे या मॉडरेशन के लिए मेरे पास आ जाएंगे, मैं उन्हें अप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद है अवतार। अवतार्स क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने सिंपल देखा था अवतार, जैसे अभी पिछले दिनों फेसबुक पे भी अवतार चल गए थे। क्या होता है अवतार? फेसबुक पे किस किस ने अपना अवतार बनाया? सर वो जो कार्टून से बना देते हैं, वो किस शक्लें किस बिगाड़ लेते वो किस किस ने बनाया फेसबुक पे? हैं। सर मैंने भी शक्ल बिगाड़ी थी। सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलना किसी ने कि हमने तो बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता सब ने बनाया होगा। सर मैं तो यूज ही बहुत कम करता हूँ फिर, मुझे तो पता भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किस किस ने बनाए, बाकी क्लास बताएं जो यूज करते हैं। हमाद ने बनाया है, अबू जर आपने? जी जी मैं यस। जी, मैंने खुद बनाया था, मैं इसमें कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा, मैंने भी बनाया था। सर आपकी जी, आईडी का नेम क्या है? मेरी आईडी का क्या करना है आपने ऐड होके? मेरी आईडी ढूंढ ली थी कुछ बच्चों ने, जिसने ढूंढ ली, खुद ही ढूंढनी है। जैसे मैं ढूंढ लूंगा।
मेरी आईडी पे इतना कुछ नहीं है, मैं इतना यूज़ नहीं करता। अच्छा अच्छा, क्या हो गया कि हमारे पास वो अवतार हमने बना लिया ना, वो रिप्रेजेंटेशन थी। स्नैपचैट पे भी अवतार थे, स्नैपचैट पे तो बड़ा पुराना था, ये अब इन्होंने भी ऐड करवा दिया। ठीक है, बिटमोजी करके एक सॉफ्टवेयर होता है, वो हमें इस चीज़ की अलाउ करता है। तो ये हमारे वही अवतार हैं कि अगर यूज़र का कोई अवतार रखवाना है या कोई सेटल करवाना है तो वो कर सकता है। डिफ़ॉल्ट यही होता है, मिस्ट्री पर्सन ऐसी सी शक्ल ही होती है। पर अगर कोई अपना अवतार साथ बनाया हुआ है या उसने सेटल किया हुआ है, वो चीज़ हम यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, ये उसके साथ नाम के साथ जो छोटी सी तस्वीर आ रही होती है ना, ये उसकी बेस पे बात हुई हुई है। जी बता दें। क्या फेसबुक आईडी क्या बता दूं? जी, एक रफ़ाकत ने भी बनाया था। देखिए, बनाया सब ने होगा पर बता कोई नहीं रहा अभी। नहीं साडी फेसबुक यूज ही बहुत कम करते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें कोई नहीं, बनाइएगा। छोटी छोटी एक्टिविटीज करते रहा करें, फनी फनी सी ना, थोड़ा सा दिल भी लगा रहना चाहिए इंसान का। अच्छा अच्छा, ये हमारे पास मीडिया की सेटिंग आ गई कि थंबनेल का साइज। अब थंबनेल क्या चीज़ होती है? थंबनेल वो है जो हमें कोई चीज़ शो हो रही होती है हमारे सामने छोटी सी। अब थंबनेल यूट्यूब पे आपने सुना होगा, थंबनेल वो होता है जो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये चीज़ किसके बारे में है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो है ना, तो एक थंबनेल होता है। तो यहाँ पे भी जब पोस्ट की कोई पिक्चर आएगी तो उसका थंबनेल कितना सा होना चाहिए, छोटा बड़ा कैसा? तो ये थंबनेल की है। ठीक है, उसके बाद मीडियम साइज़ की ये है, लार्ज इतना है। यानी कि आप सेटिंग कर देते हो ना कि मीडियम, स्मॉल मीडियम लार्ज कपड़ों में। तो स्मॉल में आप क्या कह रहे होते हो कि इसके बाजू जो हैं 26 इंच के होने चाहिए, जो इसकी जो चेस्ट वाला पोर्शन है वो कितने इंच का होना चाहिए, वो 20 इंच का होना चाहिए। 20 इंच का एक साइड से होता है, ठीक है, दोनों साइड से वो 40 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वो सेटिंग्स हैं कि आपका थंबनेल का साइज़, मीडियम साइज़ कितना हो, लार्ज साइज़ कितना हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन जो है, ये ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फ़ोल्डर, कि जिस तरह से आपकी अपलोड होती रहे वो उस तरह के फ़ोल्डर में जाए। अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो वो रैंडमली चीज़ें धकेलना शुरू कर देगा, यानी कि एक ही फ़ोल्डर के अंदर सारा कुछ। तो इसे ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आपने जो पुराना डाटा अपलोड किया था और जो बाद में किया है, उनकी बेस पे ये चीज़ें आपकी आ रही होगी। ठीक है, ये आपकी हाइट वेट रखी हुई है यहाँ पे। और उसके अलावा ये इसकी आपकी क्या है, मीडिया की सेटिंग है। मीडिया क्या होता है, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, उसकी बेस पे ये सेटिंग्स आ जाती हैं कुछ। और ये भी जी सेटिंग तो हम ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे होते, यही रहती हैं। थंबनेल वगैरह का जो साइज़ है वो थीम अपने साथ ही ले आती है। थीम में ऑप्शन होते हैं कि पोस्ट को रिप्रेजेंट करवाने के 4 ऑप्शन दे रही होती है, सिर्फ थंबनेल को शो करवाने के 4 ऑप्शन दे रही होती है। तो हमें फिर ये इन ऑप्शन की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। जी आकिब। सर, मैं पूछ रहा था कि मतलब अगर हमें सर ये सारी सब पोस्ट के लिए यही होगा ना ऑटोमेटिकली, अगर हमें किसी पोस्ट में थंबनेल छोटा चाहिए तो फिर वो हम किस में करेंगे? जी ठीक है, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि ये हमें सारी पोस्ट के लिए शो कर होगा। ठीक है, अब यही लिमिटेशंस तो फिर आ जाती हैं कहीं ना कहीं वर्डप्रेस में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसका तरीका कस्टम है कि हम उस पोस्ट को, उस जगह को कोई आईडी असाइन कर देंगे क्लास, और उसे सीएसएस दे देंगे। फिर उसका तरीका ये आ जाता है। पर हम ऐसा करना नहीं होता कि बाकी सबका सेम है, एक अनोखी थोड़ी बनानी होती है। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ठीक है, पर अगर करना हो तो इसका फिर तरीका मल्टी डिफरेंट हो जाता है। पर हमारे पास सबके जो थंबनेल वगैरह होते हैं, इवन मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रीमियम थीम होती है ना, वो 10-10 तरीके दे रही होती है शो करवाने के। कि कुछ है वो लाइन वाइज शो करवा लो, कुछ ग्रिड वाइज करवा लो, कुछ ब्लॉक वाइज करवा लो। तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ पोस्ट को लाइन वाइज करवा दो, कुछ को ग्रिड वाइज करवा दो, और कुछ वैसे, जैसे ये बीइंग ग्रुप में हुआ है ना। ये सर मैं उसको देख कर ही पूछ रहा था आपसे। हाँ, वो आपके पास थीम में ऑप्शंस होते हैं सारे, ये थीम ही आपको दे देती है। देखिए, अभी कुछ छोटा है, एक पोस्ट बड़ी है, 2 छोटी हैं, तो ये थीम ही इस तरह की रिप्रेजेंटेशन। अब ये देखें, ये इतना इतना थंबनेल है, ये थीम ही ऑप्शन दे रही होती है। अगर यहाँ पे ऐसे लिस्ट बनाना चाहें तो लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये थीम में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हम जब थीम्स को पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, ये थीम ही ले आती है, कोई कोड। अच्छा, उसके बाद है परमा लिंक्स।
परमालिंक्स क्या होते हैं, हमारे पास जो यूआरएल शो होता है ना, जिसे हम परमानेंट लिंक कहते हैं। परमालिंक फुल फॉर्म किसकी है? परमानेंट लिंक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें यूआरएल शो होता है ये उसकी सेटिंग्स हैं कि वो कैसे शो होए। ठीक है, जो यूआरएल है वो कैसे शो होना चाहिए। अब इसके कुछ ऑप्शंस हैं, प्लेन हो, डे नेम, ये वो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये होता है पोस्ट नेम। ये सबसे ज़्यादा मिनिमल और सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई वेबसाइट क्रिएट करने लगते हैं तो परमालिंक की सेटिंग करते हैं या रीडिंग में डिस्करेज करवाते हैं। ये 2-3 सेटिंग्स हम करवा के फिर उसे सेव करते हैं। उसके बाद हम वेबसाइट बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। उससे ये होता है कि अगर हम किसी लिंक पे जाना चाहते हैं तो हम बआसानी जा सकते हैं। अब ये आप लोगों ने खुद ही रीड करना है कि प्लेन में कैसा यूआरएल आएगा, डे और नेम में कैसा यूआरएल आएगा, मंथ एंड नेम में कैसा आएगा, न्यूमेरिक कैसा होगा और पोस्ट नेम। हम ज़्यादातर पोस्ट नेम वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन है कि कैटेगरी बेस और डाटाबेस टैग बेस, कि हम कैटेगरी को भी बेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं और टैग को भी बेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अभी तक आपको ये जो चीज़ें करवा रहा हूँ ये हमारा सिर्फ एक डैशबोर्ड टूर है कि पता हो कि ये चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ कहाँ होती है, पोस्ट यहाँ होती है, पेज यहाँ होती है, मीडिया यहाँ होता है। हम जब ये चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे फिर हम इसकी डेप्थ में जा रहे होंगे। अभी इसका एक वॉक थ्रू करा रहा हूँ आपको। वॉक थ्रू में ये होता है कि चीज़ें दिखा देनी, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, यहाँ पे। उसका जो डीपली करना होता है वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम टाइम गुजरेगा ना, हम देखते जाएंगे। टैग की बेस पे भी हम कर सकते हैं और कैटेगरी की बेस पे भी, कि हमारा यूआरएल के आगे जो बेस बन जाए वो टैग बन जाए या कैटेगरी बन जाए, और उस हिसाब से सेटिंग्स हम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, और ये कस्टम स्ट्रक्चर होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, पर हमें कस्टम स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? पोस्ट नेम वाला। मैं कहता हूँ कि आपको इसके अलावा किसी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं इनका ओपन कर लेता हूँ तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इन्होंने कौन सा यूज़ किया हुआ है। ये देखें इन्होंने कौन सा यूज़ किया हुआ है, देखें डेट आ रही है। तो मुझे क्या पता लगा, इन्होंने ये पोस्ट नेम वाला यूज़ नहीं किया हुआ। इन्होंने कौन सा यूज़ किया हुआ है, ये मंथ और नेम वाला या डे और नेम वाला। देखें इनका यूआरएल कैसा रहा, डेट भी आ रही है उसमें। तो इसकी सेटिंग्स में देखूँ तो ये देखें डेट वाला स्ट्रक्चर है ना हमारे पास। तो मुझे क्या पता लगा, ये परमा लिंक इन्होंने जो इस्तेमाल किया वो इन्होंने ये वाला किया हुआ है। अब आपको ये परमा लिंक की समझ आ गई है कि ये कौन सा लिंक होता है। और और जैसे ही हम न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं या न्यू पेज क्रिएट करते हैं ना, तो परमा लिंक साथ वो पूछता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, परमा लिंक जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है साथ में। हाँ, हम उसमें अगर तब्दीली करना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सेटिंग्स हमारी परमालिंक की होगी। और लास्टली हमारी सेटिंग्स हैं प्राइवेसी बेस्ड, कि वो कहता है कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी सेट करना ज़रूरी है, कि क्रिएट कर लो या बने बनाए को यूटिलाइज कर लो, या जैसे भी आपने करना है ना। तो ये बात हमारे एंड पे आ जाती है कि हम कैसे करना चाहते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स होती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का प्राइवेसी सेटिंग्स है, क्योंकि हर तरह की वेबसाइट पे प्राइवेसी का पेज जो होता है वो ज़रूरी होता है। और प्राइवेसी का पेज बनाना भी फाइवर पे एक सेट गिग है कि हम आपका प्राइवेसी का पेज बना के देंगे। और मैंने आपको तरीका बताया था कि हम ये काम गूगल की मदद से भी करवा सकते हैं। तो आपके 80% ऐसे काम है जो आप गूगल से भी करवा लो और आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो, और दुनिया उससे भी अर्निंग कर रही है, सिर्फ सर्विसेज दे रही है। यही तो रिसर्च की हैबिट आप में और एक क्लाइंट में फ़र्क होता है कि वो रिसर्च नहीं करता और आप रिसर्च कर लेते हो चीज़ पे। वो आके फाइवर पे बंदे को पैसे देना प्रेफर करता है, आप गूगल पे सर्च करना प्रेफर करते हो। तो जिस बंदे ने गूगल पे सर्च करने की हैबिट डेवलप कर ली, वो जो है कभी भी मार नहीं खाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप में ये हैबिट नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। मैंने आपको ये सेटिंग्स का वॉक थ्रू करवाना था, क्योंकि सेटिंग में डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सेटिंग का वॉक थ्रू करवाना था। अब मैं आज की जो क्लास है वो यहीं तक रखूँगा। ठीक है, और मैं मीटिंग जो है वो अपनी एंड कर दूँगा।